रिएक्शन है दो पॉइंट चार्ज के बीच। अब आप जानते हो कि अगर ये पॉइंट चार्ज है आपका मेटल, एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हमने पॉजिटिव दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये अगर हम ये मान लें ये आपका कैटियन जो है वो +Q चार्ज वाला है, और ये जैसे ही इसमें एंट्री करेगा इस फील्ड में, तुरंत ही इसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि अभी क्या है आपके डीजेनरेट है। डीजेनरेट का मतलब इनकी एनर्जी क्या है, वो सेम है, यानी इनमें एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं है। बट जैसे ही ये लिगैंड के करीब आएगा, लिगैंड की फील्ड के करीब आएगा, इसके डी ऑर्बिटल पर हमारे लिगैंड के इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में है उसका एक रिपल्सन पड़ने लगता है, जिस पर हमारे इन पांचों डी ऑर्बिटल पर। क्वेश्चन ये है कि आपका जो 5D जनरेट ऑर्बिटल है मेटल का, उसमें पांचों पर रिपल्सन एक जैसा होगा या किसी पर कम होगा, किसी पर ज्यादा होगा। तो आप जानते हो कि लिगैंड के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिटल के डायरेक्ट अप्रोच में हमारे इस पांचों डी में से जो आएगा उस पर रिपल्सन क्या होगा, कुछ ज्यादा होगा, और जो डायरेक्ट अप्रोच में नहीं आएगा उस पर रिपल्सन थोड़ा सा कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये 5D जनरेट ऑर्बिटल जो हैं इनकी डीजेनरेसी लॉस कर जाएगी और ये आपके स्प्लिट कर जाएंगे, कुछ की एनर्जी बढ़ेगी और कुछ की एनर्जी क्या हो जाएगी, घटेगी। इसका मतलब दो डिफरेंट एनर्जी लेवल पर हमारे ये पांचों डी ऑर्बिटल पहुंच जाती है। तो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड का जस्ट रिवर्स होता है, जस्ट रिवर्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हायर एनर्जी लेवल पर जो ऑर्बिटल यहां पर बैठेगा टेट्राहेड्रल फील्ड में, वो हमारा एजी सेट वाला नहीं है, वो हमारा कौन सा है, T2G सेट वाला है। T2G सेट का मतलब ये होता है कि जो दो कोऑर्डिनेट के बीच में जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी लाइज कर रही है, जैसे मैंने कहा DXY, इसका मतलब ना 100% एक्स पर और ना 100% वाई पर। यानी ये ऑर्बिटल जब बनेगा तो आप इसको इस तरीके से दिखाएंगे, जैसे हमने कहा कि ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ और ये वाई कोऑर्डिनेट हुआ, तो एक आपका ये बाउंड्री डायग्राम ये बन जाएगा ऐसे। इसका मतलब ये तुम्हारा क्लियर हो गया कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी दिख रही है। तो इस ऑर्बिटल को अपन बोलते हैं DXY। क्लियर? ये आपका कैसा है, नॉन एक्सियल। तो यहां पर मैंने कहा कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में कुछ उल्टी होती है। कारण क्या है, क्योंकि इसका जो नॉन एक्सियल वाला है वो हमारे इनके संपर्क में आता है, किसके, हमारे लिगैंड के, वो ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है। यानी ये एक ऑर्बिटल है किसका, लिगैंड का, जहां पर क्या उपस्थित है, इसका लोन पेयर। और आप जानते हो कि लोन पेयर बॉल मचाने वाला होता है, रिपल्सन क्रॉस करेगा। तो ऐसे में जैसे ही ये एंट्री करेगा, इसका एक जो पिक्चोरियल ग्राफ होगा, यानी पिक्चर में जो हम दिखाएंगे स्प्लिटिंग का, वो हमारा कुछ यहां पर हम लोग इसमें दिखाने वाले हैं। तो एक पॉइंट यहां करके हम लोग लिख लेंगे पहले, वो क्या, splitting of d orbital in tetrahedral field is just reverse of splitting in octahedral field. This is because the non-axial ब्रैकेट में T2G set of orbital are in direct approach to
ligand orbital having lone pair। देखिए ये पॉइंट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके लिखाया कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड इज जस्ट रिवर्स ऑफ splitting in octahedral field। Clear? This is because the non-axial यानी T2G set of orbital are in direct approach to ligand orbital having lone pair। यानी ligand का वो ऑर्बिटल जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है उसके डायरेक्ट अप्रोच में सीधा सीधा उसका आमना सामना हो जा रहा है। किसका? हमारे T2G सेट का। तो इसीलिए उस पर रिपल्सन मैक्सिमम क्रॉस होगा और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और ऐसे में हम यहाँ पर एनर्जी ग्राफ अगर देखना चाहें, स्प्लिटिंग ग्राफ इसका क्या होगा? स्प्लिटिंग ग्राफ तो आप कुछ ऐसा बनाओगे। देखिए ये आपका एनर्जी हो गया। यहां हमने क्या दिखाया है? पांचों की 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके क्या है? पहली कंडीशन 5 degenerate d orbital in absence of क्या? फील्ड। अभी ये डीजनरेट है। उसके बाद मैंने कहा कि क्या होगा कि जैसे ही इसको अप्रोच करेंगे तुरंत ही क्या होगी? एनर्जी, ये देखिए एनर्जी इससे थोड़ी सी क्या हो गई? बढ़ी। ठीक है, तो ये मैंने कहा कि ये सेकंड कंडीशन आप ले सकते हो क्या? 5 d orbital in hypothetical आप कह सकते हो लिगैंड क्या? ठीक। अभी देखो अब जैसे ही ये फील्ड में आ जाएगा तो ये बैरी सेंटर लाइन एनर्जी का, बैरी लाइन जहां से वेरिएशन शुरू होगा, ये आपका आ गया। ये देखिए ये हो गया। ये आपका कौन सा है? ये आपका T2G है। और इसी तरीके से इस पर जब आप आएंगे यहां पर तो ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा T2G। और हमने कहा ये बैरी सेंटर लाइन, यहाँ से एनर्जी का जो कंसिडरेशन है वो हम क्या मेंशन करेंगे? देखो ये आपका इस तरह अभी भी ये सिर्फ पलट जाता है। ठीक है, ऊपर से उल्टा हो जाता है। और यहाँ पर ये जो आप दिखा रहे हो ये आपका होता है 4। और अब डेल्टा नॉट ना लेके डेल्टा, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ तो डिक्रीज वो आपका घट रहा है कितना? 0.6 क्या? और अभी अगर इन सबों को आप यहाँ पर इसका क्या डिफरेंस तो आपको क्या लगेगा? 0.4 और 0., तो ये चीज आपका क्या हो? ये हो गई आपकी स्प्लिटिंग कहां पर? टेट्राहेड्रल फील्ड। यानी यहां पर आप लिख सकते हो कि तीसरी है कौन? आर डी ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल। कॉपी करो उसका। यानी आपको किसी भी प्रकार के लैंग्वेज की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल आसानी से
अब वो इंटरमीडिएट चीज हो सकता है मे भी आपने पढ़ने की कोशिश किया हो, बट इस तरीके से आपको समझ में कम नहीं आया, लेकिन हमने आपको पूरी कोशिश किया है जान डाल कर क्या बहुत ही आसान तरीके से आपका है कल फिल्म में क्या होने वाला। अगर नहीं पढ़ाया गया तो तब आप और अच्छे समझोगे, अगर पहले से पढ़े होते हैं तो थोड़ा कम समझ में आता है। जैसे कहते हैं पहली पहली बार का जो होता है उसका एहसास ही अलग होता है कि नहीं। तो पहली पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं, हा? आज क्या है आप बताएं। आज 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 जो है बुधवार है? नहीं, अगर आप हमारे हमारे रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो हमारी बर्बादी का दिन था है? हमने फेसबुक पर डाला था उसको, देखा दो लोगों ने कहा कि सर आपने कहाँ तक दिमाग लगाया, मेरे बहुत मास्टर हैं दोस्ते हैं। मास्टर का काम क्या होता है, दिन भर सोचता ही तो है। अरे बाप रे, अब पार्टी जो है अनन्या की तरफ से है, तो हमारा कौन सा बर्थडे है। असल में आज कर देंगे तो जो बच्चे हमारे ऑनलाइन हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। हाँ? हमारी आप क्या उम्मीद करती हैं, क्या? नहीं यार, एमएससी वाला कहाँ हुआ। नहीं, गलत बात, कसक रह गई है। हम लोग जो है प्रोफेशनल, वो था हमारा, मीन्स जैसे होता नहीं कि कोई जरूरी नहीं है कि हो ही जाए तो अच्छा है, ऐसा कुछ। बस ये था कि हाँ ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आप हमारे बारे में काफी हद तक जानते हैं, मुझे थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए है? हाँ सोचो, पर्सनल लाइफ, और भी एमएससी बीएससी वाले में, मतलब इतने पुराने दिनों की याद दिला रहे हैं। हैप्पी लोन पेयर, अच्छा हम जानी हैप्पी लोन पेयर। लोन पेयर भी हैप्पी हो गया, कहाँ कहाँ पे? हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो लेट से जुड़ रहे हैं वो इसका स्क्रीन स्क्रीन वो कर लो, क्या कहते हैं उसको, क्लिक क्लिक, हाँ क्लिक क्लिक, वो कर लीजिए। और मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूं, और उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इसमें, क्योंकि ये टॉपिक आपका दोनों खत्म हो चुका है। समझो फिर से, हमने आपको, देखिए रटना नहीं है आपको कोई चीज, क्योंकि रटने से मैं सख्त खिलाफ रहता हूं। अगर कोई व्यक्ति कहता है तो रट लूंगा, ऐसे कर लूंगा, तो मुझे लगता है वो बेवकूफ है। रटना नहीं चाहिए, साइंस में कोई चीज रटना नहीं, समझिए इनको। हमने ये कहा कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी थी, उसमें तीन चार पॉइंट जो मेन थे वो यही था कि मेटल और लिगेंड के बीच किसी भी प्रकार के बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। यानी इस थ्योरी में मेटल और लिगेंड के बीच कोई बॉन्ड है, ऐसी कोई घटना एक्सेप्ट नहीं है। इन्होंने कहा ये सिर्फ क्या होता है, पॉइंट चार्ज होते हैं, मेटल एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, और अगर नहीं होता है तो लिगेंड के करीब आते आते वो अपने को अपना इरादा बदल लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों पॉइंट चार्ज हैं, कौन, मेटल और आपके लिगेंड। जैसे ही मेटल आपका इसके करीब आएगा
तो लिगैंड के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो हमारे मेटल के डी ऑर्बिटल पर क्या करते हैं, एक फोर्स क्रिएट करते हैं। लगाते तो वो सब पर हैं, बट डी ऑर्बिटल आप जानते हो कि न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, तो उस पर रिपल्सन कुछ ज्यादा क्या होता है, महसूस होता है। तो ऐसे में मेटल का जो डी ऑर्बिटल है, जिसको हम लोग 5 डी जनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, उसकी डी जनरेसी समाप्त होने लगती है। इसका मतलब वो स्प्लिट कर जाते हैं। हमने कहा कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमारे पांचों डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग अलग तरीके से थी, क्योंकि उसमें जो नॉन एक्सियल सेट वाले थे वो डायरेक्ट अप्रोच में लिगैंड के नहीं आते थे। लेकिन जब फील्ड टेट्राहेड्रल हो गई, इस तरह की फील्ड है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ऐसी फील्ड अगर मिल गई जिसमें हमारे लिगैंड को अपना स्थान बनाना है, तो इसके जो पांचों डी हैं उसमें से जो एक्सियल सेट वाले होते हैं, यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हमारे लिगैंड के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिटल के डायरेक्ट अप्रोच में नहीं आते। और जब ये डायरेक्ट अप्रोच में नहीं आते हैं तो इन पर रिपल्सन होता तो है, बट उतना नहीं होता। लेकिन कौन से ऑर्बिटल जो आपके नॉन एक्सियल हैं वो हमारे इनके संपर्क में आ जाते हैं, डायरेक्ट इनके खोपड़ी पर आ जाते हैं, और ऐसे में उन पर रिपल्सन क्या होता है, कुछ ज्यादा महसूस होता है, इसलिए उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। किसके कंपैरिजन में, हमारे नॉन एक्सियल। तो जो एक्सियल है, एक्सियल को हम ईजी कहते हैं और नॉन एक्सियल को हम T2G कहते हैं। स्पेक्ट्रल नेमिंग है, ठीक है। अब देखो यहां पर यही लाइन मैंने इसमें लिखा है कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड इज जस्ट रिवर्स ऑफ स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल से जस्ट इसका उल्टा होता है। इसका मतलब दिस इज बिकॉज द नॉन एक्सियल यानी T2G सेट of orbital are in direct approach to ligand orbital having lone pair electron। इसीलिए अब देखो ये ग्राफ जो मैंने दिखाया, हमने कहा कि जब तक फील्ड में नहीं था पांचों भाई की एनर्जी एक जैसी थी, जैसे ये इसके करीब आ रहे हैं वैसे इनकी एनर्जी बढ़ी, इनके दिल की धड़कन बढ़ गई, और जैसे ये फील्ड में इंटर किए ये दोनों में क्या हो गया, बंटवारा हो गया। जिस पर ज्यादा रिपल्सन हुआ वो बैरी लाइन से क्या हो गए, ऊपर भागे, और जिस पर कम रिपल्सन हुआ वो बैरी सेंटर लाइन से नीचे आ गए। ठीक, तो ऊपर जब ये गया तो ये T2G 3 ऑर्बिटल आपके हो गए। इसकी एनर्जी बैरी सेंटर लाइन से 0.4 डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी, और टी क्या है, टेट्राहेड्रल फील्ड। ये 0.4 टाइम्स डेल्टा टी कहां हो गया, ऊपर हो गया, और ये आपका जो है 0.6 टाइम डेल्टा टी क्या हो गया, नीचे हो गया। यानी ये बिल्कुल जैसे ऑक्टाहेड्रल अगर आप रटे हो तो ऑक्टाहेड्रल में देखो 2/5 नीचे था, ये सब ऐसे पलट गया, ऐसे पलट गया, यानी 2/5 अभी भी ऊपर ऊपर चला गया, और 3 समथिंग कहां हो गया, नीचे हो गया। और इनके बीच में अभी अगर देखा जाए तो 0.6 0.4 को ऐड जब करेंगे तो 1.0 डेल्टा टी। डेल्टा क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी, सिंबल है स्प्लिटिंग एनर्जी का। तो आप यहीं पर लिखना चाहो नोट करके लिख लो, डेल्टा टी, डेल्टा टी एंड डेल्टा नॉट इज सिंबल ऑफ splitting energy in respective ligand। ठीक है, तो करिए इसका जरा स्क्रीनशॉट लेकर के आप ग्रुप पर जरा डाल दीजिए, तो जिसमें हम भी आ रहे हो, लेकिन हम नहीं आएंगे ना, हम नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में डाल दीजिएगा इसको, काम की चीज।
फोटो फोटो तो हमारी है नहीं, वो आ गए थे ना उस पर स्क्रीनशॉट नहीं है, कोई कलाकार होगा कर लेगा। प्रांजल, यस सर। आज तुम बहुत दिन बात देख रहे हो यार, कल भी थे यस सर, कल भी थे। यार, क्या बात अरे है। सर वो टाइमिंग सर, बायो वाले सर की और सर आपकी एक ही साथ लड़ रही थी। अच्छा, लड़ जा रहे थे हम लोग। यस सर। अच्छा, अब सर हम लोग सर चूज कर नहीं पा रहे थे कौन सी करें। चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल फ्लूइड भैया क्लियर हो गई आपकी। आप देखो ध्यान से समझो कि जो ये स्प्लिटिंग एनर्जी थी, ठीक है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी के बेस पर हमारे जो लाइगेंड से डिफरेंट उनकी एक सीरीज बनाई गई कि कौन ज्यादा स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेगा और कम कम स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेगा, और उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये बताया गया है कि कोई सा लिगेंड आपका वीक फील्ड वाला है या वो स्ट्रांग फील्ड वाला है। ठीक है, तो एक लाइन करके आप लिखेंगे यहां पर, मिटा दें इसको। देखिए, नोट करके, ऑन द बेसिस ऑफ splitting power of ligand in term of splitting energy, these are arranged in a series called spectrochemical series, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इसे आपको याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में है। देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है, सबसे लास्ट में आपको सीओ और सीएन दिखाया गया है, और सबसे कम किसको दिखाया गया है, आई बी आर, उसके बाद एस सी एल। तो वो कंप्लीट कर लेंगे आप वहीं से, आई माइनस, और उसके बाद क्या है, हाँ, उसके बाद उसके बाद आप भर लेंगे इसको एनसीईआरटी से, और उसके बाद सीएन, और सबसे लास्ट में CO। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसे आपको थोड़ा सा मेमोराइज करके रखना होगा। और इतना ध्यान रखना है कि इस सीरीज में जहां पर डोनर आपका कार्बन बन रहा होगा, वो लिगेंड आपका क्या होगा, काफी पावरफुल होगा, और वो काफी ज्यादा स्प्लिटिंग करा सकता है, स्प्लिटिंग मैक्सिमम कराएगा। बात समझे आप? तो इसीलिए इस सीरीज को आपको याद करके रखना है। और इधर जो है आपका, जैसे जैसे ये इधर बढ़ते जाएंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा क्या, पी फील्ड लिगेंड एंड प्रोड्यूस लेस स्प्लिटिंग।
और इस साइड जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आप, वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। फिर और इसके लिए एक पैरामीटर यहां पर बनाया गया है, आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है, वो क्या कि अगर डेल्टा नॉट, क्यों भाई, डेल्टा नॉट लेस देन टी, ऑक्टाहेड्रल के लिए देखो स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट लेस देन टी, टी क्या है अभी हम आपको बताएंगे। तो ऐसे में लिगैंड जो होगा, लिगैंड विल बी ऑफ क्या, पीक फील्ड। ये आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, बताएगा वो। और पी क्या है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर ये स्प्लिटिंग एनर्जी इससे ज्यादा हो तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा लिगैंड विल बी ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्लियर। यहां पर पी क्या है, पी क्या है आप बताएंगे, मीन पेयर एनर्जी। इसको अभी आगे हम एक्सप्लेन करें, कॉपी करो फटाफट। ये डेटा आपसे खूब पूछा जाता है, नीट पूछा जाता है कि अगर किसी लिगैंड की स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में मेन पेयरिंग एनर्जी से कम है, मेन पेयरिंग एनर्जी से कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट हुंड्स पेयर नहीं होगी। मेन पेयर एनर्जी क्या है, एक प्रकार की पेनाल्टी है जो इलेक्ट्रॉन को अगेंस्ट हुंड्स रूल क्या किया जाता है, पेयर किया जाता है, नियम के विपरीत। तो अगर मान लीजिए ये ज्यादा हुई, समझ जाइएगा कि वो लिगैंड कैसा है, वो वीक फील्ड वाला है और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग लो एनर्जी वाले में नहीं करा सकता। क्लियर, यानी वो आपका जो है वीक फील्ड लिगैंड होगा। और वीक फील्ड अगर लिगैंड होगा तो ये यहीं पर मैं एक पॉइंट लिखना चाह रहा हूं, लेकिन पहले एक्सप्लेन कर दूंगी तब नहीं आप कंफ्यूज होगी। अभी सिर्फ इतना जानो, पी क्या है, मीन पेयर एनर्जी। इसको हम लोग कहते हैं पेयरिंग पेनाल्टी। पेयरिंग पेनाल्टी का मतलब हुड्स के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए लगने वाली फाइन। अगर वो फाइन बहुत ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या होगा, इससे फाइन ज्यादा है, इसने कहा भैया कोई जहमत नहीं लेंगे, इलेक्ट्रॉन नियमानुसार जहां जाना हो जाए। और अगर ये ज्यादा है, जैसे अगर तुम्हारे पास मान लीजिए जाए कि आप कहीं गए हो और आप कोई घटना कर बैठो और आपसे पहले से मालूम हो कि इस घटना की जो पेनाल्टी होगी वो मात्र 10 रुपए है और आपकी जेब में कितने हैं, 100 रुपए। आप वहां पहुंचोगे तो क्या आप घटना करना पसंद करोगे? हाँ, क्यों? अरे 10 ही रुपया, चलो देख लेते हैं एक बार मजा लेके। ऐसा जाने में क्या है, पेनाल्टी लगेगी दे देंगे, पेनाल्टी क्या करेंगे, दे देंगे, क्योंकि वो तो कम है। और अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपया हो, 100 रुपया किसमें, यानी स्प्लिटिंग आपकी 100 है और पेनाल्टी कितनी देनी पड़ेगी, 500। आप घटना करोगे? आप घटना करते हुए डरोगे, हिसाब कहां से लाएंगे, घर द्वार कुल बिक जाएगी। जैसे इंडिया में लोग घटनाएं क्यों करते हैं मालूम है, क्योंकि यहां पर पेनाल्टी जो है वो बहुत कम। इसका मतलब कोई भी घटना कर दो, घटना दुर्घटना कुछ भी, कहीं साहब ठीक है वो बड़ा दिक्कत कर रहा है, फिनिश। कहीं साहब कितने दिन, कहीं 6 महीने, बस ओके। उसके बाद क्या होगा, फिर बाहर चलेंगे। अगर ये हो जाए कि एक बार जो गलती करेगा उसकी सजा सजाए मौत होगी, हमें नहीं लगता कि कोई घटना करने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा। लेकिन ऐसा है ही नहीं, हमारे यहाँ संविधान क्या है, बड़ा लचर है। तो वही वही यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी ये है, ये लोगों के पास ये बहुत ज्यादा है और पेनाल्टी बहुत कम है। कहीं साहब सब नियम विरुद्ध काम करेंगे, क्योंकि हुंड चचा ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि सारे अवेलेबल ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। लेकिन इसने क्या कहा, है मेरी इतनी है,
लिगेंड ने क्या कहा, मेरी स्प्लिटिंग एनर्जी मेन पेयर एनर्जी से बहुत ज्यादा है, मैं तो बवाल करूंगा, अगेंस्ट चलूंगा, नियम विरुद्ध काम करूंगा। तो जिनके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो हमेशा नियम विरुद्ध काम करते हैं, और जिनके पास कम होगी फाइनाइट एवरेज नहीं हुआ। जैसे आपको मालूम है कि भाई एक बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है, वो स्कूल में क्या करता है, रोज गैप मारता है। क्यों? क्योंकि जानता है कि मेरे बाप के पास इतना पैसा है कि जिस दिन मुझे फाइन लगेगा तुरंत भर देंगे। वो बिल्कुल मौज मस्ती करता रहता है। और हमारे जैसे बाप की अगर संतान है तो 5 बार सोचेगी क्या कि अगर फाइन लगा और कहीं से लाना पड़ा तो सबसे पहले क्या होगा, पप्पा, पहले पप्पा हम ही मरिए, हिसाब फाइन देने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसके बेस पर इन्होंने कहा ये जिसके पास ज्यादा वो कहां बैठा है, इधर स्ट्रांग फील्ड, कहा अगेंस्ट करूंगा काम। और ये जिसके पास कम, उसने क्या कहा, हम नियमानुसार चलेंगे। यानी ये H2O बाबा है, ये I माइनस है, ये Br माइनस है, कहीं साहब नहीं, हम क्या करेंगे, अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो है ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, हम पेनाल्टी कहां से लाएंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है, आपके एनसीईआरटी में पेनाल्टी नहीं लिखा है, लेकिन हम जानते हैं कि ये पेयरिंग पेनाल्टी, यानी आपको इतना एक्सेस लगाना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट हुंस रूल क्या होगा, पेयर अप होगा। आप समझो, जैसे यहां पर ये हमने कहा कि नीट में ये आपका 4 नंबर दिलाने वाला डेटा है, सिर्फ इतने आधार पर कि किसी भी लिगेंड का डेल्टा नॉट वो मीन पेयर एनर्जी से ज्यादा है, बताओ वो लिगेंड, मतलब वो लिगेंड किस प्रकार का होगा, तो आप सीधा सीधा बोलोगे वो स्ट्रांग फील्ड का है। और अगर मीन पेयर एनर्जी से वो कम है तो आप सीधा बोलोगे वो वीक फील्ड का है। अब यहीं पर मैं एक पॉइंट आपको लिखा दे रहा हूं, मन नहीं कर रहा था लेकिन मन मान भी नहीं रहा है, लिखा दे रहा हूं। देखो, अगर वो वीक फील्ड लिगेंड है तो आपका क्या करेगा, ये दिस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ हाई spin complex, that means पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, यानी ये पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स को बनाएगा क्योंकि पेयरिंग होने ही नहीं देगा। और अगर ये वाला मामला है तो अब ये क्या करेगा, ये आपका क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी ये सिस्टम में डायामैग्नेटिज्म को प्रमोट करेगा, डायामैग्नेटिज्म को प्रमोट करेगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को, करो फटाफट। देख, अंडर द influence of ligand field, the redistribution, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, redistribution of डी इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन लिए दिए नहीं जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आयन बिटवीन T2G and EG set of orbital is taken place। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, यानी मेटल के डी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सब रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसमें मेटल के ही ऑर्बिटल में T2G और EG।
क्लियर। अब जैसे मान लो कि हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा था कि पहला हमने बताया था ऑक्टाहेड्रल फील्ड का, हमने कहा मान लो कि ये आपका ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, यानी हम यहां पर डेल्टा नॉट की बात करेंगे। तो डेल्टा नॉट, सपोज दैट कि आपका क्या होगा, मान लो पहला केस मैंने बताया कि डेल्टा नॉट ग्रेटर देन, यानी मीन पेयर एनर्जी से डेल्टा नॉट क्या है, हाई है। तो ऐसे में आपका जो कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है वो कैसा बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लो स्पिन बनेगा, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक। अब अगर ये वाला लिगेंड आया ऑक्टाहेड्रल फील्ड में और मेटल को मैंने भेजा, और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है, हमने कहा कि यहां पर जो m है n प्लस, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका D5 है, यानी डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। हमने कहा भाई अगर ये है, यानी ये वाला मेटलवा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अपने को लेके गया है, और उस ऑक्टाहेड्रल फील्ड की जो लिगेंड है उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी जो आएगी वो हमारे मीन पेयर एनर्जी यानी पेनाल्टी से क्या है, ज्यादा है। ये कहेगा क्या, हम अगेंस्ट हुंड काम करेंगे। और आप जानते हो कि जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल था वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री होती है ऑर्बिटल में वो किस में होती है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब इसका कॉन्फ़िगरेशन तुम देखोगे इस वाले फील्ड में, तो T2G नीचे होता था, तो इसने कहा T2G5, यानी पांचों इलेक्ट्रॉन कहां भर दिया, T2G में, और Eg क्या हो गया, यानी आपको ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे दिखेगा, लो इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कैसा दिखेगा, 1 2 3 4 और 5, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन आया, T2G5 और Eg0। अब इसके केस में हम लोग करेंगे क्या, हम यहीं पर आपको इसकी एनर्जी कैलकुलेट करा देंगे, यानी CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये आपकी क्या हो जाएगी, आप समझो, यहां पर क्या होगा, माइनस साइन के साथ आएगा। माइनस साइन के साथ कौन, क्यों माइनस, क्योंकि इससे ये घटा रहा है कितना, 0.4 इंटू क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और प्लस आपका 0.6 से बढ़ा रहा था वो, यानी 0.6 इंटू क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्या बोलो, Eg, और बाहर इनके हम लगा देंगे क्या, डेल्टा नॉट, और प्लस लिखेंगे क्या, P, यानी NP। NP क्या है, कितने पेयर हैं टोटल, NP। तो यहां देखो, ये आपका, इसके लिए कैलकुलेट करिए आप, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 2 4 1 5, क्योंकि सबको नीचे ही पेयर कर दिया। तो अब ये आपका हो गया क्या, माइनस 0.4 टाइम्स ऑफ 5, क्लियर, और प्लस 0.6 टाइम ऑफ 0। तो कुल मिलाकर के ये आपका डेल्टा नॉट हुआ, और प्लस पेयर कितने दिख रहे हैं आपको, क्या कर दिया जाए, 2p। n क्या है, नंबर ऑफ पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर में, कितने पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने पेयर इलेक्ट्रॉन। तो n क्या है यहां पर, n नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
आप देखो ये आपका कितना आ गया, आप इसको सॉल्व कर लो आप। माइनस कितना, 4×5 = 20, यानी -2.0 डेल्टा नॉट और प्लस क्या, ये आपकी वैल्यू हो गई क्या, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्लियर? यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आई, -2.0 डेल्टा नॉट और +2 T। आप देखो ध्यान से, अगर मान लिया जाए कि ये हमारा लिगैंड कैसा होता, कैसा होता, वीक फील्ड वाला होता, अभी देखो, देखिए इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। नंबर 2, हमने कहा भाई देख, अगर ये ऐसा होता, यानी अभी ये क्या बनाएगा, अब बताओ, ये हाई स्पिन वाला बनाएगा। इसका मतलब यहां पर जब मैं बात करूंगा तो यहां जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इस T5 का, वो हमारा क्या होगा, T2G3 और Ag क्या 2। इसका मतलब अगर इसको दिखाना हो आपको तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां रहेंगे, कहां पे, और 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कहां रहेंगे, यानी इसने कहा भैया पेनाल्टी देने की पावर मेरे पास नहीं है और मैं इस प्रकार से काम करने वाला हूं। क्लियर? कोई डाउट, कोई शक? अब बताओ क्या यहां पर एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या यहां निकाल सकते हो आप? अगेन क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे आएगी, T2G में कितने हैं, 3, आपने कहा -0.4 टाइम्स ऑफ 3 और +0.6 टाइम ऑफ क्या 2 और प्लस क्या 0P, और इनके बाहर क्या डेल्टा नॉट। देखो कहीं मैंने कुछ किया नहीं इसमें, बहुत इजी। तो ये आपका हो गया -1.2 और प्लस हो गया 1.2 क्या डेल्टा नॉट और प्लस 0P। इसका मतलब क्या हो गया, है कैंसिल, इसका मतलब 0 डेल्टा नॉट प्लस 0। कोई दिक्कत, उतारी। तो ऑक्टाहेड्रल में हम लोग कैलकुलेशन ऐसी करें। और ये कैलकुलेशन आपसे वो करवाएगा, ठीक है। कंपटीशन में पूछा जाता है कि बताइए एक लिगेंड ऐसा है जिसका डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P है और कोई मेटल है, उसका जो D है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 5, बताइए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी आएगी। तो आप पटाख से कर लीजिए, न्यूमेरिकल देखो कितना इजी आएगा ये। इसके पहले कितने लोग जानते थे कैलकुलेशन, निकाल लेते थे, चलिए गुड। और ये ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर प्लेनर आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्क्वायर प्लेनर में जो आपका एनर्जी का वो दिखता है वो आपके टेट्राहेड्रल से ज्यादा होता है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल से, और ऑक्टाहेड्रल वाला टेट्राहेड्रल से ज्यादा होता है। यानी नोट करके एक चीज यहाँ पर और नोट कर लो, ऐसे क्या, डेल्टा एसपी, एसपी समझ गए, स्क्वायर प्लेनर ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट, ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा, यानी स्प्लिटिंग मैक्सिमम जो ये होती है वो हमारे कहाँ होती है, स्क्वायर प्लेनर, और वो आपके सिलेबस में नहीं। तो उसमें आप देखोगे कि पांचों सेट दुइये में नहीं टूटता है, 3-3 सेट बनने लगती है स्क्वायर प्लेनर में।
अब आप यहां से दूसरा पूछ सकता है डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है तो डायमैग्नेटिक तरफ भागेगा, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो पैरामैग्नेटिक। और अगर मान लीजिए D3 होता तो, D3 होता तो भैया जब तीनों इलेक्ट्रॉन है तो वो सब कहाँ चले जाएंगे, T2G में चले जाएंगे और EG में एक को नहीं जाएंगे। ये तब समस्या आती है जब इलेक्ट्रॉन के नंबर 3 से ज्यादा हो, यानी 3 से लेकर 9 तक। और 10 हो जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं, 2 पंचे 10, हर जगह पेयर रहेंगे। यानी 3 और 9 तक आपको ध्यान रखना है कि आपका वो वीक फील्ड है या स्ट्रांग फील्ड है। और जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है वो इन्हीं के आधार पर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन देकर के वो पूछ सकता है। सर एक क्वेश्चन है, भेजे इस पे। हाँ हाँ, ग्रुप पे नहीं, ऐसे पूछो। भेजना पड़ेगा सर, हाँ भेजना पड़ेगा सर, लंबा है। भेजना पड़ेगा। अच्छा तो हमारे हमारे यस वाले सर। पे भेज दो, नंबर भेजो, तो देख लेते हैं। चले भाई, हाँ जी, हाँ तब करो, दिक्कत है नहीं भाई। हाई और लो तीनों में वही रहे, T2G3 EG0। हाँ, अगर बिग फील्ड में 6 है तो आप पहले 3 यहां करो, 2 यहां करो, और जब छठा इलेक्ट्रॉन बचेगा तो यहां ले आओ। यानी पेयरिंग कहां शुरू होगी, नीचे से। ठीक है, आप छत पे चढ़ोगे किधर से, ऊपर से या नीचे से। तब ऐसे थोड़ी होता पहले BA कर लोगे बाद में कक्षा 1 पढ़ोगे। ऐसे होता तो क्या होता, बढ़िया होता। आप पहले MBBS कर लेते, बाद में कहते थर्ड और फोर्थ की क्लास बाद में कर लेंगे, आप पहले डॉक्टरी पढ़ाओ हमको। चलिए बेटा, इसको आप तो नहीं फंसोगे कहीं पर इसमें। सर भेज दिए। अच्छा सा, इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि कुछ और। इसी से है सर। अच्छा, क्योंकि आज के दिन में लोग तरह तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, कुछ टॉपिक से हैं, कुछ टॉपिक से हटकर। और थोड़ा आगे पढ़ाने में ही टॉपिक रुक जाएगा, तो फिर देखेंगे। अब ध्यान से समझो आप, जैसे ये आवाज नहीं गई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में हमने आपको दोनों फील्ड बता दिया, दोनों में वो करा दिया। अब इसमें एक टॉपिक आता है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हम इसकी चर्चा करेंगे। देखो, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा ये बताओ, अगर किसी चीज को रात में आप देखते हो, रात में बिना बल्ब जलाए हुए, तो कैसा दिखता है। हाँ, दिखता है कि नहीं दिखता आपको, नहीं दिखता। हाँ? यानी काला काला या अंधेरा, क्या हुआ। यानी मेरी तरह अगर चमक रहा होगा तो दिखेगा। हाँ, और मेरी तरीके से अगर नहीं चमक रहा है, आपकी तरीके से होगा तो नहीं दिखेगा। है
अच्छा, ये बात है। अब ये चैलेंज मत करिए, क्योंकि हमारा भी जमाना भी गया नहीं है, हैं? चमकने में तो हम भी चमक सकते हैं। अब देखो, यहां मेरा कहने का मतलब क्या था, देखिए समझिए। हमने कहा कि अगर लाइट ना हो, अंधेरा हो, प्लांट की पत्ती कैसी दिखती है आपको? काली दिखती है। क्यों? रात में कभी डार्क ग्रीन दिखती है वो? आम की पत्ती देखो, नीम की पत्ती देखो, बिना टार्च जलाए देखो, टार्च नहीं जलनी चाहिए, कैसा दिखेगा? काला सा काला, यानी काला, ब्लैक। इसलिए किसी चीज का एक्चुअल क्या कलर है, ये हम तभी एनालाइज कर पाते हैं जब हम उस पर लाइट डालते, और उस पर पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों से एंट्री मारता है, और फिर हमारा ब्रेनवा एनालिसिस करता है ये कैसा कलर है। जैसे आप जानते हो कि जो बॉडी होती है, कोई भी बॉडी ले लो आप, अगर उस पर लाइट पड़ी और उस बॉडी ने जो हमारा विजिबल रेंज था, विबग्योर, विबग्योर समझते हो ना, यानी सनलाइट का जो सोलर स्पेक्ट्रम हम देखते हैं, उसमें विबग्योर रीजन, अगर वो उसको 100% अपने अंदर एब्जॉर्ब कर दिया, तो अब उससे जो पास होने वाली लाइट है, उसकी एनालिसिस करने की क्षमता भगवान ने मेरी आंखों को दिया ही नहीं। इसका मतलब वो मुझे कैसा दिखेगा? वो मुझे ब्लैक दिखेगा। इसका मतलब कि उसने जो, उस पर जो लाइट पड़ी, सूर्य भगवान की जो लाइट पड़ी सतरंगी वाली, उसने सातों रंगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और ट्रांसमिट उस रेंज को किया जिसको एनालाइज करने की पावर ईश्वर ने मुझे दिया ही। इसका मतलब वो मुझे ब्लैक दिख रहा। अब दूसरी तरफ देखो, हमने कहा एक ऐसा सब्सटेंस है जिस पर लाइट पड़ी तो उसने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया और सब पास होने दिया, तो सारी लाइट हमारी आंख में आ गई। अब वो क्या होगा? आपको लाइट कैसी, जब सब 100% मिल गई आपको, वहां पर एब्जॉर्ब नहीं हुआ कुछ, तो इसका मतलब वो कैसा दिखेगा? वो सफेद दिखने लगे। तो एक तरफ तो सफेद दिखा, यानी उस पर जो स्ट्राइक हो रही लाइट, अगर वो 100% विबग्योर रीजन को ट्रांसमिट कर दिया आप तक, तो आपको वो सफेद दिखेगा। और अगर उसने विबग्योर को 100% आप तक जाने ही नहीं दिया, तो वो आपको ब्लैक दिखेगा। और अगर बीच का काम किया, यानी VIB इनको रोक लिया, विब रोक लिया और ग्योर को आगे जाने दिया, तो कौन मिला हमको? GYOR, जी से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब वो हमें कैसा दिखेगा? ग्रीन दिखेगा। और अगर आंख कुछ ऐसे करके देखे तो येलो दिख जाएगा। आप कभी ध्यान से देखो, सूर्य की जो लाइट होती है, अगर आप आंखियां फैला के देखोगे ऐसे, तो सफेद सफेद पीली पीली दिखेगी। लेकिन अगर आप ऐसे बारीक एनालिसिस करो मेरी तरह, तो आपको उसमें सातों कलर दिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम पत्ती को जब देखते हैं तो कैसे देखते हैं? ऐसे करके थोड़ी देखते हैं, आंख फाड़ फाड़ के देखते, कहते नहीं कहा आंख फाड़ फाड़ देखा तो। इसका मतलब हम आपकी एनालिसिस बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, तो आंख खोल करके देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा वो सब्सटेंस वेब को रोक लिया और ग्योर को पास होने दिया, तो ग्योर चला आए हमारे पास, तो हमें वो कैसे दिखे? ग्रीन। और आंख थोड़ा और दबाएं तो उसमें येलो भी दिखा, और दबाएं ऑरेंज भी दिख रहा, और दबाए रेड भी दिखा रहा, बंद कर लिए कुछ नहीं दिख रहा। यही काम आपका यहां होगा, यानी कुछ नहीं करना है आपको। सीधा सीधा क्या है कि जब हम कलर की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इतना प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने क्यों समझाया, यहां रटना ना पड़े आपको, कुछ नहीं करना है आपको। क्या? जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, चाहे वो लो स्पिन वाले हों चाहे वो हाई स्पिन वाले हों, उनको आप सॉल्यूशन फॉर्म में ले जाओगे, क्योंकि आप जानते हो कि कंपाउंड में
हम उसको उसका कलर एस्टिमेशन जब करते हैं तो सॉल्यूशन में करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो भाई लोग बाहर लगे हुए हैं आयनिक वायनिक बॉन्ड से, वो सब क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। केवल लिगैंड और कौन रहे हमारा? मेटल रहे, वो आपस में यहां पर दिखाई दे हमारा। तो लिगैंड के इन्फ्लुएंस में हमारे मेटल का जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन T2G और Eg में हुआ है। अब हमने क्या किया? हमने उस सॉल्यूशन में लाइट डाला। कौन सी? विबग्योर वाली, यानी विजिबल रेंज की लाइट को डाला। और उसके बाद हमने ये देखा कि जो उस सॉल्यूशन से पास आउट हो रही थी लाइट, उसकी जब एनालिसिस किया तो उसमें वो कलर हमें दिख रहा है जिसका एब्जॉर्प्शन हमारे उस सॉल्यूशन के द्वारा नहीं हुआ है। जो पास हुआ वही मुझे दिख रहा है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कौन से रेंज को पास करेगा, कौन से रेंज को एब्जॉर्ब करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है। अगर मान लो वो माइनस में बहुत नीचे बैठा हो, ध्यान समझिएगा, माइनस में उसकी एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। माइनस में न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उसमें स्प्लिटिंग क्या हुई है? बहुत बहुत पुअर हुई है, मतलब स्ट्रॉन्ग कह सकते हो। माइनस का मतलब क्या? कि लिगेंड जबरदस्त था और सारे इलेक्ट्रॉन को कहां पेयर कर दिया है? लो एनर्जी वाले में पेयर कर दिया। तो सारे इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी में बैठे होंगे तो किसी भी कंपाउंड में, जैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, उसकी वजह से पत्तियां ग्रीन दिखती हैं। क्यों? क्योंकि जब उस पर लाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांजिशन होता है, और उसे हम लोग कहते हैं डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन में एनर्जी विबग्योर की कुछ क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी, और जो बचेगी वो हमारे उस कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, जो कलर होता है वो आपका कैसे हम लोग यहां पर देखते हैं? तो आप बोलेंगे when visible light, देखिए विजिबल यानी विबग्योर वाली, विजिबल लाइट is passed through the solution of complex some part of this range। समझिए कौन सा रेंज? ये वाला। some part of this range get removed by complex ion in DD transition। clear? DD transition, and rest part of this range is transmit to our eyes, हमारी आंखों को ट्रांसमिट हो जाता है। The transmitted light is responsible to give a particular color to complexes। ठीक, यानी हमने इसमें सीधा सीधा बोल दिया क्या? जैसे क्लोरोफिल आप कहते हो, क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही तो है, तो उस पर इन्होंने क्या किया? विजिबल रेंज की लाइट को पास किया, और विजिबल रेंज की लाइट को जब पास किया तो यहां पर उसका कुछ पार्ट रिमूव हो गया, विजिबल रेंज का कुछ पार्ट रिमूव हो गया। एनर्जी किसमें रिमूव हो गई? डी ट्रांजिशन में। और डी ट्रांजिशन में जब रिमूव हो गया तो रेस्ट पार्ट हमारी आंखों तक आया, और उसी के एनालिसिस हमारी आई ने कर लिया, और जो एनालिसिस वो करके बताएगा वही उसका क्या हो जाएगा? मतलब अब डी ट्रांजिशन क्या है? डी ट्रांजिशन देखो, जैसे हमने कहा
कि ये है आपका, ठीक, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा हुआ है, सपोज है ये कहां है आपका P2Gb, यानी D1 कॉन्फ़िगरेशन किसी का रहा होगा, मान लिया टाइटेनियम का, या उसका देखो टाइटेनियम शायद संभवता, या किसी का भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, मात्र 1, NH2D1, NH2D1, स्कैंडियम ले लो या समथिंग करके, तो ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो जो भी है एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ बचा है उसमें, और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये आपका कौन सा है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स आयन है। हमने कहा कि ये जो है आपका ये इसमें डिफरेंस है, हमने कहा ये एनर्जी मैंने डाला, ये सॉल्यूशन में है, ये कॉम्प्लेक्स कहां है सॉल्यूशन के अंदर, हमने कहा ये लो ये लो, ये क्या है विजिबल रेंज की लाइट, क्या हुआ होगा यहां, सपोज करो कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन यहां था, हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन और रहा हो, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन D2, तो यहां से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होकर के ऊपर जाएगा, मान लो सिंगल इलेक्ट्रॉन ही रहा हो, एक एक समझो आप कि गया कि नहीं गया, कैसे गया, तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर होगा डी ट्रांजिशन, इसकी एनर्जी माइनस में रही होगी, बोलो हाँ है ना, और माइनस को पहले 0 बनाया गया होगा, और उसे 0 बनाने में एनर्जी कहां से आई, ठीक, और उसके बाद फिर इतना जो गैप था इसको भी तो फिलअप करना होगा, यानी इसी में से तो रिमूव किया जाएगा, जैसे मान लो ये 50 यूनिट आई एनर्जी, और 50 में से 25 लग गया कहां पर, इसको 0 बनाने में, और फिर 10 और लगा कहां, ऊपर ले जाने में, तो 25 और 10 3520 हो गया ना। अब जो पास होगा, अभी आप पहले यहां ऐसे दिखा लो, ये इलेक्ट्रॉन कहां आ गया आपका, यहां आ गया, आपने फ्लोरेसेंस फास्फोरेसेंस की घटना पढ़ी होगी, वो भी आगे इसी में ऐसे एक्सप्लेन होता है। यहां पर क्या हो गया, ये T2G से हमारा कहां पहुंच गया, ये Eg यहां गया। अब देखो यहां से इतना होने के बाद रेस्ट अमाउंट एनर्जी का वो पास हुआ, ये यहां देखो ये रिलीज हो रहा है, ये क्या है रेस्ट एनर्जी ऑफ लाइट, लाइट की, यानी रेस्ट एनर्जी सिर्फ लिखो ऑफ विजिबल क्या रेंज, क्योंकि कुछ तो यहां खत्म हुई, यानी इसमें जो है डी ट्रांजिशन में यहां पर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, तो ये रेस्ट हुई, और रेस्ट एनर्जी कहां आई हमारी, देखो यहां पर ये है हमारी क्या आंख, इसने कहा कि भैया ये कैसा दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब बिब कहां चला गया, बिब कहां लग गया, ये जो बिब था वो आपका एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब, इसमें कौन सा डी, एक डी से दूसरे डी में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन, यही चीज आपके एनसीईआरटी में कहानी बताई, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। अब क्वेश्चन ये है कि यहां से कितना रिमूव होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये जो है वो कितना ज्यादा माइनस में बैठा हुआ है, उतना रिमूव होगा। जैसे आपके पास हम कह दें कि आपके पास -100 एनर्जी है, -100 रुपया तुम्हारे पास है, और किसी काम को करने में 200 लगेगा, तो हमें आपको कितना देना पड़ेगा, 300 देना पड़ेगा ना भाई, 300 देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस को पहले 0 बनाओ और 0 से 200 और दें, और उसके बाद अब जो हमारी जेब में बचा होगा वो हमारा है, मान लो हमारे पास 500 था और हमें तुमको 200 पे ले जाके बैठाना था, तो मेरी जेब में कितना बचेगा, तो वही 200 तो हम बताएंगे बाद में कि साहब मेरी जेब में 200 रुपया है, ये बिब ग्योर महोदय बता रहे हैं क्या कि बिब गवा, बिब कहां चला गया, डी ट्रांजिशन में एब्जॉर्ब हो गया, पास क्या हुआ ग्योर, और ग्योर में पहला कौन है जी, और जी स्टैंड फॉर, क्लियर। अब आपको जो भी इसमें पढ़ना हो आप देख सकते हो, और यहां पर ध्यान दीजिए
कि कुछ एग्जाम्पल आपके यहाँ पर बनाया गया है, उनका क्या कलर है, इनको आप ध्यान रखिए। क्लियर? ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद फिर आपकी आ जाएगी लिमिटेशन। आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कलर में बाकी और कुछ नहीं करना है। जितना ज्यादा ये नीचे बैठा होगा उतना ही ज्यादा ग्योर वाला पार्ट रिमूव करेगा, और फिर उतना ही वो, जैसे मान लो वो रेड दिखने लगा, इसका मतलब कौन कौन गया, बिब GYO, ये लग गए कहां, DD ट्रांजिशन में, और पास कौन किया, रेड वाला, R वाला, इसलिए मुझको वो लाल दिख रहा है। ठीक, जैसे इस समय हम आपको कैसे दिख रहे हैं, ब्लैक, कुछ पार्ट ब्लैक, बाल कैसा दिख रहा, ब्लैक, क्यों, ये लाइट पड़ रही और ये महोदय क्या कर रहे हैं सब, और आप तक जीरो। ठीक है, आप मुझे रेड क्यों दिख रहे हो, क्योंकि आप सब एब्जॉर्ब कर ले जा रहे हो, मुझे क्या मिल रहा है, ओनली क्या, बस यही कलर होता है। तो एक तो DD ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस में कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं, और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर। कभी कभी चार्ज ट्रांसफर भी कलर का जिम्मेदार होता है। ठीक है, जब आप उसमें पढ़ेंगे डी ब्लॉक वाले ब्लॉक में जाएंगे तो वहां पर एक जगह मिलेगा चार्ज ट्रांसफर। D0 D10 कैसे होगा, तो D0 इसका मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर समझो, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो कलरलेस हो जाएगा, और D10 भी कलरलेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कहां ट्रांजिशन करोगे, जगह ही नहीं है। जैसे पूरा पूरा भरा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां लेके जाओगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन तभी पॉसिबल है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक को नहीं तो वो कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। आप नोट के लिख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स इन विच metal ion have no unpaired electron, then will be colorless, ब्रैकेट में लिख लो, नो DD ट्रांजिशन, फुल स्टॉप। नोट में एक पॉइंट और बढ़ा लो, देखिए, चार्ज ट्रांसफर phenomenon also will be taken as responsible factor for color production। जैसे आप परमैग्नेट वाले में जाओगे KMnO4 वहां पे, तो वो चार्ज ट्रांसफर वाला होगा, चार्ज ट्रांसफर। मेटल टू लिगेंड भी हो सकता है, लिगेंड टू मेटल भी हो सकता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। चार्ज किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन के रूप। ठीक है, हो सकता है लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ट्रांसफर हो गए, या मेटल से लिगेंड की तरफ हो गए, तो वो भी आपका क्या होता है, वो भी कलर के लिए जिम्मेदार होता है। कारण क्या होगा, लाइट डाले आप और चार्ज ट्रांसफर हो गया, वहां चार्ज ट्रांसफर भी एनर्जी की डिमांड करेगा। अब वो एनर्जी कहां से रिमूव होगी, विजुअल पार्ट से। तो विजुअल पार्ट से रिमूव होगी तो जो पास आउट होगी वो आपके लिए क्या होगा, कलर के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद अब अगला हमारा आता है, इसका जो लिमिटेशन था क्रिस्टल फील्ड का वो क्या था, यानी कहां कहां पर। देखो हमने आपको क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया, हमने आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पूरी क्लियर कर दिया, इसके मेन फीचर क्या थे वो पूरा क्लियर कर दिया, कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरा आपको बता दिया, कैसे CFSE कैलकुलेट करते हैं वो आपको बता दिया, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है वो एक्सप्लेन कर दिया, कब कॉम्प्लेक्स
वीक फील्ड वाला बनेगा कब आपका, मतलब हाई स्पिन होगा कब लो स्पिन होगा, ये बता दिया, कंपेयर करा दिया। कलर कैसे आता है, कलर का ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, वो हमने सोल्यूशन में बता दिया। डीडी ट्रांजिशन, उसके बाद में चार्ज ट्रांसफर दिखाया। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट इसमें बचता है वो हमारा होता है लिमिटेशन। लिमिटेशन में ढेर सारी चीजें इसमें आपको दी गई हैं, पेज नंबर इस पर 254 नंबर। तो आप लिख लो, वहीं पर लिखिए लिमिटेशन ऑफ सीएफटी। देखो बगैर कमी के कुछ है ही नहीं। एनसीईआरटी ने खोज निकाला, देखो इसमें क्या बताया गया है। देखो यहां पर एक लिमिटेशन इनका बहुत जबरदस्त है, वो क्या है, आपको इन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लिगैंड का अरेंजमेंट किया गया है वो स्प्लिटिंग के बेस पर किया गया है। और हम ये जानते हैं कि प्रैक्टिकली जो एनायनिक लिगैंड होते हैं जिन पर माइनस चार्ज होता है वो रिपल्सन ज्यादा क्रॉस करते हैं और उनकी वजह से स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमारे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लोअर एंड है वहां ऐसे लिगैंड को रखा गया है जो न्यूट्रल है। ये क्या है, अपने आप में बहुत जबरदस्त इसका ड्रॉबैक है। तो आप लिख सकते हो we know that एनाइनिक यानी जिस पर नेगेटिव चार्ज है, एनाइनिक लिगैंड कैन क्रॉस मोर रिपल्सन टू डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड produce more splitting, but in spectrochemical series such ligand are not at lower end of series. For example, CO is at lower end, even it is neutral, and I minus is at upper end of series, even it is charged, यानी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि माइनस वाला रिपल्सन ज्यादा क्रॉस करेगा और न्यूट्रल वाला रिपल्सन क्या करेगा, कम क्रॉस करेगा। लेकिन आप फिर भी कह रहे हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, टॉप यानी लोअर एंड पर गया है, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग इसी की आ रही है। तो ये मामला क्या है, ये तो लोचा हो गया, ये तो हमारा जो है एक प्रकार से क्या है, सीएफटी का शॉर्टकमिंग हो गया, लिमिटेशन हो गया। तो इसको कैसे दूर किया जाए, ये जो समस्या आई, तो इन्होंने कहा इसके लिए हमारा अगला केरी आता है और वो होता है लिगैंड फील्ड थ्योरी। वहां पर जाकर के एक्सप्लेन होगा
लेकिन हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो यहां पर आप एक पॉइंट नोट करके लिख लो, ये इसका लिमिटेशन है, नोट करके लिख सकते हो, द लिमिटेशन ऑफ CFT is overcome in LFT, यानी लिगैंड फील्ड। क्लियर। दूसरी चीज, यहां पर एक समस्या और आ रही, वो क्या आ रही थी, यहां पर जो है ये नहीं क्लियर हो पा रहा था कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी में क्या कोरिलेशन है। ये भी प्रॉब्लम बन रही थी यहां पर, क्योंकि आप जानते हो, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है बहुत ज्यादा, आप ये जानते हैं कि ऐसे जो कॉम्प्लेक्स हैं जो काइनेटिकली स्टेबल होंगे, इसका मतलब उनकी रिएक्टिविटी कम है, यानी वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगी। और जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होंगे, इसका मतलब गर्म करने पर उनमें किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं है। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की दो स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं, एक काइनेटिक बेस पर और दूसरा थर्मोडायनेमिक बेस पर करते हैं। तो इनका आपस में जो कोरिलेशन था उसका भी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा प्रोवाइड ना तो बीबीटी ने किया और ना ही यहां भी हमें देखने को मिलता है। और दूसरी चीज, CFT हमारी और कहां फेल होती है, जहां पर आपका मेटल कार्बोनाइल आ जाता है। मेटल कार्बोनाइल में अगेन एक्सेप्ट होता है कि ये कॉम्प्लेक्स की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसलिए होती है कि हमारा जो कार्बोनाइल सिस्टम है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है और मेटल से लेता है, और CFT क्या मानती है कि बॉन्ड तो बनता ही नहीं है। तो क्लियर, कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर मेटल कार्बोनाइल का केस भी अनएक्सप्लेन्ड रहा। ये भी एक प्रकार का जो है इसका लिमिटेशन है, जैसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बीबीटी वहां जाकर के उसको देखें। क्लियर। तो केमिस्ट्री में वही है ना, सब कुछ पढ़ा, इतना बढ़िया बढ़िया चल रहा था, कहीं साहब बात फंसे तो तीन अगर मगर, लेकिन कहीं साहब ये बाजा जो है बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है इसमें, केवल ये कमी है, कहीं साहब बजेगा नहीं। बाजा क्या है, बहुत बढ़िया है, लेकिन एक लिमिटेशन है इसकी, वो बजेगा नहीं। तो फिर बाजा किस काम का, इसका मतलब सब बेकार हो गया। तो मेटल कार्बोनाइल पर वही केस हुआ, कहीं साहब CFT बहुत अच्छी थी, कलर बढ़िया एक्सप्लेन किया, सब कुछ अच्छा चला, लेकिन कहीं साहब ये गड़बड़ी है, कहीं क्या, कहीं साहब मेटल कार्बोनाइल की जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है वो बगैर बॉन्ड के तो हो ही नहीं सकती, बॉन्ड है वहां, यानी डोनेट भी होता है और एक्सेप्टेंस भी होता है। तो मेटल कार्बोनाइल में अगेन हमारा MOT और ये आकर के उसको एक्सप्लेन। तो आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, लिख सकते हैं, लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनाइल आल्सो रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड। मेटल कार्बोनाइल आल्सो रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड, आल्सो रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड, यानी मेटल कार्बोनिल में जो स्टेबिलिटी होती है वो भी एक्सप्लेन नहीं हुई। तो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं क्या, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। अगला काम आपका यही है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। और जितने एग्जाम्पल दिए हैं उन्हीं को केवल ध्यान रखिएगा, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। देखो, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, देखिए कार्बोनाइल का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड,
ऐसा दिखता है ये इस तरह, कार्बन मोनोऑक्साइड यही है आपका, और ये इसके वो ऑर्बिटल हैं, वो ऑर्बिटल हैं जो लोन पेयर, ठीक। अब ये इसको मैंने कहा था कि ये सिग्मा डोनर होता है एंड पाई एक्सेप्टर। अगर किसी के पास ये आया, ये मेटल के पास आया, ध्यान से समझिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका क्या है? डी ऑर्बिटल हैविंग इलेक्ट्रॉन। ध्यान समझिएगा, बहुत क्लियर। देखो समझो, यहां पर ये क्या कह रहा है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बोलो? 4 ही तो था, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से क्या लगा दिया, बॉन्डिंग। अभी इसके पास कितने हो गए? 4, और 2 इसका यहां पर है 6, अभी इसको 2 और चाहिए था ना, तो ये 2 कौन से मिले हैं इसको? ये देखो, ये इसका जो है लोन पेरवा जो था वही तो आया है। कौन सा इलेक्ट्रॉन आया है? ये वाला। इसीलिए इस पर मैंने इसको प्लस और इसको क्या दिखाया, इसका मतलब ऑक्सीजन से जो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ये एक्सेप्ट किया है कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, वो कहां एक्सेप्ट किया होगा? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नहीं। कहां एक्सेप्ट किया है? अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर से इसको कहां मिले? एंटी बॉन्डिंग। अब क्या हुआ, ध्यान समझो, अभी इस कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा है, 2 2 4 2 6, और ये कहां पर? एंटी बॉन्डिंग में इधर वाला। इसने कहा भाई देख, मैं तुझको सिग्मा डेटिव से कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? सिग्मा डेटिव, तुमको इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता हूं क्योंकि तुम खाली हो। यानी ये कौन सा है? वैकेंट डी ऑफ मेटल। इसने इसमें दिया, लेकिन इसने एक शर्त रख दिया कि भाई देख, तेरा जो डी खाली था उसको मैंने भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन से, सिग्मा डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, लेकिन भाई मैं यानी कार्बन, ठीक, मैं यानी कार्बन, मैंने ऑक्सीजन का एहसान लिया है। क्या लिया है? ऑक्सीजन का एहसान लिया है। और ये कौन सा डेटिव था? ये बैक बॉन्डिंग था, पाई डेटिव था। ये कहीं साहब पाई डेटिव वाला बहुत अच्छा नहीं मनाया था, मैंने एहसान दिया इनका, तो एक एहसान तू मेरे पर कर। क्या? मैंने तुझे दिया है और बदले में तू भी क्या कर दे? मुझे दे दे। और जब तू मुझे दे देगा तो ये कहां आ जाएगा? एक यहां आ जाएगा। तो ये जब इधरिया से मिले, इधर से मिली, तो ये इनसे क्या कहा? ले जा अपना, हट बाहर जा। इसका मतलब बॉन्ड कैसा बन गया? ध्यान से देखो, मेटल, और ये आपका डबल बॉन्ड इधर से ले लिया, सिग्मा डेटिव और पाई एक्सेप्टेंस कहां? सी के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और इसने क्या कहा? ऑक्सीजन महोदय अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ो, हमें तुमसे कोई लेना देना, क्योंकि हमको कौन मिल गया? मेटल बाबू। तो इनका डी खाली था, मैंने उसको पूरा किया, अब मेरा ये वाली खाली था, इधर से पूरा कर। और अब यहां पर ये हो गया सिग्मा डेटिव, ये वाला बॉन्ड सिग्मा डेटिव है, और ये वाला बॉन्ड पाई। और इलेक्ट्रॉन कहां एक्सेप्ट हुआ? इसके जहां ये एक्सेप्ट था, तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से भाग आए और इधर से ये फिलअप। इस तरीके की बॉन्डिंग हमारे देखने को मिलती है कहां पर? मेटल कार्बो नहीं। बताइए, क्या आप इस तरह इतना क्लियर पढ़े थे इसके पहले? नहीं पढ़े थे। अब आप झूठ ना बोले हो। अरे यार, मुझे खुश करने में कुछ बोल दिया इसको है, क्यों भाई? खुश नहीं कर सकते हैं आप? हाँ सर, नहीं पढ़े थे इसके पहले, ठीक है। तो ये आपका मेटल कार्बोनाइल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों?
क्योंकि बॉन्ड के नंबर बढ़ गए, बॉन्ड के नंबर क्या हो गए, बढ़ गए, इसलिए एक्स्ट्रा स्टेबल किया गया। तो यही आपको यहां पर दिखाया गया है, बाकी और कुछ नहीं। इसमें सारे सिंगल सिंगल से दिखाए गए हैं, लेकिन उसको नहीं दिखाया गया पाई डेटिव को। आप ध्यान रखिएगा कि पाई डेटिव भी इसमें होता है, ठीक है। यानी डी में जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं, कहां पर, कार्बन मोनो ऑक्साइड के पास। जैसे मान लो किसी मेटल आयन के पास डी में एक का इलेक्ट्रॉन हो, एक पेयर, तो वही मिल जाएगा इसको। इसके बाद ये टॉपिक खत्म होते होते थोड़ा सा रह गया, जिसमें मुझे आपको स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम के बेस पर डिस्कस करनी है, तो उसको भी मैं कल आपका क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ये टॉपिक हमने बहुत इत्मीनान से पढ़ाया है, बहुत कायदे से पढ़ाया है, जैसे आप कहीं न भटके। अब रही बात की क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज जो क्वेश्चन डिस्कस होगा वो हमारे उसका डिस्कस करेंगे हम लोग, जो आपको सीट बची। आकाश, तुम्हारी प्रॉब्लम हम देखते हैं।